हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। होप कि बढ़िया होगे और मन लगा के अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। चलिए, आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है बर्नौली इक्वेशन या बर्नौली थ्योरम। क्लास 11th में फ्लूइड चैप्टर के अंदर ही आता है। आज हम इसका डेरिवेशन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या कहता है ये थ्योरम, और काफी सारे इसके एप्लीकेशन भी हैं बच्चों। और जब आप इसका डेरिवेशन देख लेंगे तो आप इसको अप्लाई करना यानी क्वेश्चंस में यूज करना सीख जाएंगे। ठीक है, वेंचुरी मीटर हो गया वगैरह वगैरह, बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। चलिए, अच्छा भाई, मेरा नाम है विवेक और चैनल का नाम आप देख ही सकते हैं, अपनी कोचिंग क्लासेस। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों। मैं एक फ्लूइड बना रहा हूँ, यहाँ पे एक फ्लूइड बना रहा हूँ। ध्यान से देखो। ये मान लो एक हमारे पास आइडियल फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है बच्चों? आइडियल फ्लूइड है। क्या कंडीशन होती थी आइडियल फ्लूइड की बात करो? सर, आइडियल फ्लूइड हमारा नॉन विस्कस होता था। कैसा होता था? नॉन विस्कस हो रहा था, मतलब कोई उसमें विस्कोसिटी नहीं थी। विस्कस जो भी स्पेलिंग है। और क्या होता था? इररोटेशनल होता था। कैसा होता था भैया? इररोटेशनल होता था। ठीक है, ये सभी बेसिक बातें हैं आइडियल फ्लूइड की, तो वैसा ही हम फ्लूइड मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो एक आइडियल फ्लूइड की वेलोसिटी है कुछ v1 और यहाँ पे वेलोसिटी है कुछ v2। याद रखना, आइडियल फ्लूइड वो होता है जिसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो हम उसका कंसिडर कर रहे हैं अभी के लिए, कि मतलब एकदम क्या है, फ्लो कांस्टेंट है। फ्लो कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं होता है बच्चों कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, बल्कि कहने का मतलब ये है कि मान लो इस पॉइंट पे, इस पूरे स्पेस में इस पॉइंट पे वेलोसिटी अगर v1 है, तो जब दूसरा पार्टिकल आएगा ना इस पॉइंट पे तो उसकी वेलोसिटी v1 होगी। जब तीसरा आएगा तो उसकी वेलोसिटी v2 v1 होगी। चौथा आएगा, पांचवा आएगा। मतलब क्या है कि जब इधर की ओर कोई भी दूसरा पार्टिकल आएगा ना पीछे से पानी का, अब ये पाइप है एक तरीके से समझ लो, इसमें पानी आ रहा है, फ्लूइड आ रहा है कोई भी, तो भैया इस पॉइंट पे जब भी वो कोई पार्टिकल आएगा तो उसकी वेलोसिटी सेम होगी। ये कहने का मतलब होता है, ना कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होना। ये कभी नहीं स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है कि हर एक पॉइंट पे फ्लूइड के क्या हो, वेलोसिटी सेम हो ना। ऐसा मतलब नहीं है। अगर एक पॉइंट ऑफ स्पेस आपने लिया है तो उस पॉइंट ऑफ स्पेस में आने वाले जितने भी वाटर या फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं, उस पॉइंट ऑफ स्पेस पे वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो एट अ पॉइंट हम इस चीज को करते हैं। चलो भाई, हम क्या करते हैं, एक सैंपल ऑफ इस जो पॉइंट है इसकी हाइट मान लेते हैं जमीन से। भैया ये जो पॉइंट है h1 हाइट पे, और ये जो पॉइंट भैया जमीन से है h2 हाइट पे दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे उसको सीखना है। मान लेते हैं कि भैया यहाँ से यहाँ तक के हम फ्लूइड को देख रहे हैं। क्या करना है आपको? जब भी कभी बर्नौली इक्वेशन लगानी है तो आपको कुछ भैया डिसाइड करना होगा जिसके अराउंड आप सारी कहानी सोच रहे होंगे। मतलब क्या है, जब आपको ये H1 H2 दे दिया गया तो आपने इतना पोर्शन ऑफ फ्लूइड आपने अपनी आंखों में क्या किया, फोटो खींच ली, और इतनी पोर्शन को आपको देखते हुए सॉल्व करना है। क्या करना है? इतनी पोर्शन को देखते हुए सॉल्व करना है। यानी बोले, एक हमें इनिशियल पॉइंट लेना है, एक फाइनल पॉइंट लेना है, और दोनों के बीच की कहानी को ही हमें समझना होता है यूजिंग बर्नौली थ्योरम। ठीक है, समझ गए? तो अब मान लो ये कुछ देर में कुछ पूरा पूरा ये जो सैंपल है इतना बड़ा, ये थोड़ा सा आगे मूव कर जाएगा। तो मैं इसको बना लेता हूँ। ये मान लो ए है पॉइंट, ये बी है। अब कुछ देर में क्या होगा, ये पूरा सैंपल थोड़ा सा आगे मूव करेगा, कुछ टाइम में मान लेते हैं। तो अगर वेलोसिटी v1 है और डेल्टा टी टाइम लग गया, कितना टाइम? डेल्टा टी टाइम लग गया, और भैया पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है, तो कितना लेंथ चल गया सर? v1 इंटू डेल्टा टी। कितना लेंथ चल गया सर? v1 इंटू डेल्टा टी। मान लेते हैं वो यहाँ पे आ गया, और ये कुछ हमने बाउंड्री बना दी, ये ए डैश बना लेते हैं। ये यहाँ से कितनी दूर होगा बच्चों? v1 इंटू सर डेल्टा टी। अरे v1 टी यार, वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो भैया ये भी सर थोड़ा आगे चल जाएगा। ये जितना आगे जाएगा उसके हिसाब से ये कम आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि सर एरिया ज्यादा है। समझ गए होगे आप लोग बात को। ये मान लो सर जाएगा v2 इंटू डेल्टा टी। कितना जाएगा? v2 इंटू डेल्टा टी। ठीक है सर, इसको इधर ले जाने पे इधर की ओर प्रेशर लगा p1, और भैया सर इधर की ओर प्रेशर लग रहा p2। भैया फ्लूइड पे हमेशा प्रेशर कैसा लगता है? कंप्रेस होने के लिए, मतलब उसको कंप्रेस करते हुए डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा होता है। इधर से इधर लगा, इधर से इधर प्रेशर लग गया। समझ आ रही बात को? उसके बावजूद इसका मूवमेंट इधर की ओर हुआ है। उसके बावजूद ये पूरा जो स्लॉट था हमारा, कहां से कहां चला गया? ए बी से सर ए डैश बी डैश में फाइनल पोजीशन चला गया। कहां से कहां मूवमेंट हुआ सर? मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ए बी से ए डैश बी डैश हमारा फाइनल मूवमेंट हुआ है। तो हम क्या लिखते हैं? देखो यार, हम लिखते हैं अपनी एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम क्या कहती है भाई? हमें बोलती है वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस वर्क कर रही होंगी? एक तो प्रेशर लग रहा है, उसकी वजह से वर्क डन आ रहा होगा, और सर ग्रेविटी भी तो काम कर रही होगी। कुछ हाइट वाइट है, ग्रेविटी भी काम कर रही है, यानी ग्रेविटी का भी वर्क डन लिखना है।
प्रेशर वाली फोर्स का भी वर्क डन लिखना है। अच्छा सो प्रेशर P1 है, फोर्स कितना होता है, प्रेशर इनटू एरिया। ओ हो एरिया तो सर आपको एरिया मान लेते हैं भाई, एरिया इस पॉइंट का A1 मान लेते हैं भैया। मान लो इस पॉइंट में जो एरिया है वो A1 है और इस पॉइंट का बच्चों एरिया A2 है, ये एज्यूम कर लो, ठीक है। एज्यूम कर लिया हमने A1 एरिया, उधर का A2 एरिया, बड़ा एरिया इधर का छोटा एरिया, ठीक है सर। इधर का जो सर फोर्स होगी प्रेशर वाली वो होगी सर P1 इंटू A1, P1 इंटू A1 फोर्स होगी, और डिस्प्लेसमेंट भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है ना। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, लिख रहा हूँ वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, तो उसमें पहले लिखा सर वर्क डन बाई प्रेशर प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी, दिस शुड बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ द लिक्विड माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ऐसा कुछ करना है। तो मैं इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा, ताकि इसकी जगह स्पेस क्लियर हो, वहीं लिखते हूँ। इसको नोट कर लो जल्दी से, कर लिया। चलो थोड़ा थोड़ा इसको मिटा देते हैं सर, फाइनल सिचुएशन के लिए डायग्राम बना रहने देते हैं। अब कुछ कुछ बातें मैं देखो यहाँ लिखने जा रहा हूँ। वर्क डन बाई प्रेशर फोर्स हम निकाल रहे हैं, तो सर वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है सर। फोर्स हमें पता चल जाएगा प्रेशर इंटू एरिया से, सर प्रेशर P1 है, एरिया A1 है, और सर डिस्प्लेसमेंट सर V1 इंटू टी, V1 इंटू डेल्टा टी है। ये क्या आ गया सर, वर्क डन आ गया क्या, इसकी वजह से। अच्छा ये वाला प्रेशर भी तो वर्क डन कर रहा है, पर ये वाला प्रेशर क्या निगेटिव वर्क डन कर रहा है, हाँ सर मूवमेंट इधर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर है इसका, V1 डेल्टा टी किधर है, V2 डेल्टा टी इधर है, लेकिन प्रेशर इधर लगा, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, नेगेटिव वर्क डन, यानी सर ये हो जाएगा P2 V2, ओ सॉरी P2 A2, ये हो जाएगा प्रेशर फोर्स हमारी, और मल्टीप्लाई V2 डेल्टा टी, ये हो जाएगा हमारे पास नेट वर्क डन, किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से, प्रेशर की जो फोर्स है उसकी वजह से नेट वर्क डन इतना आ गया, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स। देखो ग्रेविटी का वर्क डन अगर लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम क्या लिखते हैं, हमें पता है सर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है सर, नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है हमारे पास। अरे ये थ्योरम याद है कि नहीं, तो हम यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी को लिख सकते हैं, वर्क डन क्योंकि एक ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है उसको लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसको हम यूज करेंगे और वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखेंगे। तो सर ग्रेविटी का जो वर्क डन होता वो होता सर फाइनल माइनस इनिशियल, पर क्योंकि माइनस साइन है तो इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा क्या, हाँ सर इनिशियल मतलब सर ये वाला और माइनस करेंगे फाइनल, तो सर ये हो जाएगा डेल्टा एम और जी, और सर हो जाएगा हमारे पास H2 H1 माइनस H2, कितना हो जाएगा H1 माइनस H2, क्यों किया इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि सर माइनस टाइम्स ऑफ कंजर्वेटिव का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन इंटरनल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। समझ गया क्या ये चीज कैसे आई, तो हमारे पास ये दो चीजें आ गई सर। अच्छा डेल्टा एम क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि सर देखिए ये जो पार्ट है ना बीच वाला, ये जो इतना मास है ए डैश बी तक, ए डैश बी तक का जो मास है बच्चों ये यहीं के यहीं रहेगा, इसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नहीं आएगा, केवल जो चेंज आ रहा है वो इतने मास का आ रहा है, और ये जो जो मास इधर होगा वही मास इधर होगा। मास क्या होता है सर, मास होता है डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। यहाँ पे अगर लिक्विड हमने कैसा माना आइडियल, तो डेंसिटी सर यहाँ भी रो होगी और यहाँ भी डेंसिटी रो ही होनी है कि नहीं। तो यहाँ का वॉल्यूम सर क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, एरिया सर आपने बोला है, एरिया हो गया हमारे पास m, एरिया हो जाएगा सर V1 इंटू डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाई A1, है कि नहीं। एरिया इंटू में ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो गया, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो ये m इधर का आ गया। इसी तरह m2 निकालेंगे, वो सर हो जाएगा हमारे पास V2 डेल्टा टी A2 रो। तो यहाँ पे जो रखना है वो डेल्टा एम रखना है, क्योंकि हमारे पास जो चेंज है वो चीज हमें रखनी है यहाँ पे, समझ गए बात को। तो डेल्टा एम जी H1 माइनस H2 ये हो गया, और इसको किसके बराबर कर देना है, इनके सम को सर बराबर करना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सर, हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी फ्लूइड की V2 थी माइनस V1 का स्क्वायर। क्या ये कुछ आ गया है, अब P1 वाले टर्म्स को एक साइड कर लो, P2 वाले टर्म्स को एक साइड कर लो। तो सर आपने बोला ऐसा ऐसा करना है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ भैया A1 इंटू वी वन इंटू डेल्टा टी, क्या ये वॉल्यूम है क्या, A1 इंटू वी1 डेल्टा टी, क्या बच्चों ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम है क्या सर, हाँ सर ये वॉल्यूम है। और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, डेल्टा एम बटे में ये लिख सकते हैं क्या, डेल्टा एम अपॉन में रो,
क्या वॉल्यूम को मैं डेल्टा एम अपॉन रो लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वहां से ये लिख सकते हैं। अब भैया यहाँ से कुछ हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा और फिर हम कुछ इक्वेशन बनाएंगे। तो भैया इक्वेशन क्या बनेगी सर, काफी कुछ जगह नहीं बच रही, इधर मैं लिखता हूँ। इक्वेशन बनाने के लिए इस साइड पे जगह क्लीन करके लिखते हैं। तो भाई देखो हमारे पास वन वाला टर्म है इधर, तो P1 लिखा, V1 A1 V1 डेल्टा टी को सर हमने लिख लिया डेल्टा एम अपॉन रो वन, ठीक है, माइनस, और P2 E2 हो जाएगा हमारे पास क्या P2, और ये हो जाएगा हमारे पास सर डेल्टा एम अपॉन रो, है कि नहीं, क्योंकि भैया डेल्टा एम दोनों ही केस में सेम रहेगा, मास तो मास फ्लो रेट कांस्टेंट है, मास उतना ही रहेगा और डेंसिटी भी सेम है। तो सर ये टर्म इधर है, इसको कॉमन ले सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली P2 माइनस P1 इंटू डेल्टा एम अपॉन रो। तो जगह क्यों ही खाना, हमें डायरेक्ट लिख देते हैं डेल्टा एम डिवाइडेड बाई रो, ब्रैकेट में सर P1 माइनस का P2 प्लस, ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, डेल्टा एम जी H1 माइनस H2, और सर ये किसके बराबर कर देना है, इसको बराबर करना है भैया हाफ एम वी स्क्वायर के। तो सर मास को मैं, ठीक है, मास के टर्म में लिख लो, हाफ डेल्टा एम वी फाइनल वेलोसिटी V2 थी, तो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ये चीज याद रखना, साइन वाइन का लफड़ा हो सकता है। ये H1 माइनस H2 क्यों लिखा, क्योंकि नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो ये नेगेटिव वहां से आया तब ये ऐसा हुआ। अब एक साइड पहले तो इसको क्या करो, पूरी इक्वेशन को डेल्टा एम से डिवाइड कर लो और रो से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, दो काम करो सर, यहां से लेके यहां तक की पूरी इक्वेशन को सर आप पहली बार डेल्टा एम से डिवाइड करो और रो से मल्टीप्लाई करो। तो जैसे ही यहाँ करोगे तो ये तो वन बन जाएगा, तो सर हो जाएगा ये P1 माइनस P2 बराबर, उधर हो जाएगा सर ये एम मर जाएगा, तो हो जाएगा G, ऊपर रो आ जाएगा G H1 माइनस H2, बीच में यहाँ पे प्लस का साइन है बच्चों, बराबर कर देंगे हम, तो ये सर डेल्टा एम मरेगा, रो हो जाएगा, तो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस का V1 स्क्वायर। मैं देख लेता हूँ एक बार कैमरे में दिखाई दे रहा है कि नहीं, ओके बढ़िया दिख रहा है। चलो इतना समझ गए। अब भैया वन वाले टर्म को एक साइड, टू वाले टर्म को एक साइड करते ही हमें पास चमक जाएगी कौन, बर्नौली इक्वेशन चमकने लगेगी। देखो भैया कैसे चमकती है, देखो वन वाले टर्म्स को एक साइड करना है, टू वाले टर्म्स को एक साइड करना है। थोड़ा सा लेंदी हो गया है थोड़ा, परंतु करना तो पड़ेगा ही, जिंदगी में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। तो भाई ये P1 हो गया, और सर इधर से रो जी H1 रख लेते हैं, रो जी H1, और सर इधर से हम वन वाला टर्म ले आते हैं, तो प्लस का हाफ रो V1 स्क्वायर हो गया सर। और यही चीज बराबर किसके हो जाएगी सर, P2 को उधर भेज दो, ये वाले P2 को प्लस में P2 हो गया, ये माइनस रो GH2 प्लस में रो GH2, तो कुछ कुछ ऐसा ही आएगा सेम टू सेम। तो कहने का मतलब यही है कि सर इसको भी मिटाता हूँ, लिख ही देता हूँ मैं, हटो बर्नौली थ्योरम। देखो यहाँ से ये चीज आएगी बच्चों इक्वल P2 प्लस का रो GH2 और प्लस का हाफ रो V2 का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है सर P प्लस रो GH प्लस का हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इन द फ्लूइड। क्या होता है, कांस्टेंट होता है हर जगह पे, हर एक पॉइंट पे। हमने ये एक और दो पॉइंट लेके आपको दिखा दिया है, और भी पॉइंट्स लोगे सेम ही चीज आने वाली है। तो भाई ये चीज लिख लेना, और यही हमारी कौन बताता है, बर्नौली थ्योरम बताती है। क्या बताती है कि सर प्रेशर प्लस रो जीएच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर का जो सम है, ये चीज कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द ऑल ओवर द पॉइंट्स इन द स्पेस ऑफ द फ्लूइड। ये चीज कहने का मतलब है भाई, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है कोई बात नहीं, परंतु भैया आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले से क्या क्लियर हो रहा है, ध्यान से देखो, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी, अगर ये देखो ये जो सभी का सम है ये कांस्टेंट होना है, फ्लूइड में हमेशा कांस्टेंट होगी, तो सर यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ पे पाइप पतला है ना, एरिया कम। आपको ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी याद है, A1 V1 इक्वल्स टू सर A2 V2, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो कि मास कंजर्वेशन से हमने निकाला था, याद है। तो सर जहाँ पे एरिया कम वहां वेलोसिटी ज्यादा, और वेलोसिटी ज्यादा होगी सर तो प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ओवरऑल सम को कांस्टेंट रखना है, सम कांस्टेंट रहना है, तो इधर की चीज तुमने बढ़ा दी, वेलोसिटी बढ़ाई, तो अब प्रेशर कम हो जाएगा, ताकि जब जोड़ोगे सभी को तो कांस्टेंट आए।
समझ पा रहे हो बात को? इसीलिए कहा जाता है जब ट्रेन गुजरती है स्टेशन से तो आपको ट्रेन से थोड़ा सा दूर खड़े होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो ट्रेन गुजर रही है आपके सामने से, ठीक है, अब प्लेटफॉर्म और वो जो ट्रेन का हाइट है वो लगभग लगभग बराबर होती है, तो रोजीएच वाला टर्म कैंसिल हो जाता है क्योंकि हाइट दोनों की सेम है। आपके जो ट्रेन जहां से जा रही है वहां की जो हवा है बच्चों, उसकी वेलोसिटी बड़ी तेज हो जाएगी क्योंकि ट्रेन बड़ी तेजी से निकल रही है, तो उस फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ गई, यानी उधर की ओर प्रेशर कम हो गया, यानी ट्रेन जिधर है उधर प्रेशर कम हो गया, और आपके बैक साइड पे जो हवा है उसका तो प्रेशर ज्यादा है, तो हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर एक फोर्स लगेगी जिसकी वजह से आप क्या होंगे, डाइवर्ट एकदम चिपक जाएंगे ट्रेन से और फिर हादसा हो सकता है। इसलिए बोला जाता है कि भैया जब भी कोई फास्ट चीज चले तो उससे थोड़ा सा दूरी बना के ही चले। और इसी वजह से जो पटरियां होती हैं बच्चों, दो ट्रेन की पटरियां बहुत पास नहीं बनाई जाती, दूर रखी जाती हैं, बिकॉज अगर ट्रेनें साथ साथ आ रही हैं तो उसमें बर्नौली इक्वेशन के हिसाब से वेलोसिटी बढ़ाने पे प्रेशर ड्रॉप होगा और फिर फोर्स लगने लगती है, अगर आपस में फोर्स लगी तो कोलैप्स हो जाएंगे डिब्बे। समझ रहे हो बात को? तो इसका कई सारी जगह पे एप्लीकेशन है। जो अगला वीडियो रहेगा मेरा वो रहेगा वेंचुरी मीटर पे, जिसमें हम किस तरीके से वेलोसिटी या वॉल्यूम फ्लो रेट नापते हैं किसी फ्लूइड का यूजिंग दिस प्रिंसिपल, बर्नौली थ्योरम वाला जो प्रिंसिपल है अपना एनर्जी कंजर्वेशन का, इसको यूज करके फ्लो रेट निकालते हैं अलग अलग पाइप्स में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते रहिएगा, तब तक पढ़ते भी रहिए, देखते रहिए अपनी कोचिंग क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद बच्चों।